पुरुषों को अक्सर शिकायत होती है महिलाओं से कि वे अपने आगे किसी को भी बोलने का मौका ही नहीं देती। खासतौर से पति तो अपनी पत्नी के बारे में ऐसा जरूर सोचते हैं। तो क्यों ना इन्हें भी कुछ कहने का मौका दिया जाए, यानी इनकी भी सुनी जाए। तो फिर आइए सुनिए श्री जगदीश्वर दयालधीश एक पति की हैसियत से क्या कहना चाहते हैं। एक कहावत सुनी थी उस वक्त जबकि शादी भी नहीं हुई थी कि बच्चों को खिलाए सोने का निवाला मगर देखे शेर की नजर से। लिहाजा जब से ही ये बात गिरह में बांध ली थी। ये तो पक्की उम्मीद थी कि शादी जरूर होगी और भगवान ने चाहा तो बच्चे भी होंगे। बस जब से ही सोच रखा था कि आने दो बच्चों को। शेर की नजर कैसी होती है ये जानने के लिए कई बार सर्कस भी देखा और जू भी गए। वाकई जब शेर टेढ़ी नजर से देखता है तो डर लगने लगता है। राम राम करके वो दिन आया कि शादी हुई। 2-3 साल तो यूं ही चौंचलों में गुजर गए। उधर बाप का साया सर पर सलामत था, बीवी से ज्यादा मतलब ही न था। लेकिन जैसे ही माँ बाप सिधारे बीवी ने भी रंग बदलना शुरू किया। हमें वो कहावत याद आ गई। सोचा बच्चे बाद में सही, पहले बीवी पर ही क्यों आजमाया जाए। सोने के निवालों की तो इन्हें सास ससुर के सामने से ही आदत थी, उसमें हमने कमी न आने दी। मगर जहां कहीं उन्होंने ऐसी वैसी बात कही और हमने देखा शेर की नजर से। मगर मालूम हुआ कि लाला हो के ख्याल में शेरनी की नजर भी कम नहीं होती। ये लाल टिकनू वाले जो कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो जनाब हमारा वाकई सुखी परिवार था। भगवान ने एक बहुत ही अच्छी लड़की दी और दूसरा बहुत ही अच्छा लड़का दिया। साथ ही लक्ष्मी की भी कृपा रही। घर का खूबसूरत और खासा बड़ा मकान था, मोटर थी। इसके अलावा किराए और सूद की आमदनी थी और फिर मेरी अपनी भी अच्छी खासी तनख्वाह आती थी। इससे ज्यादा भले क्या तो घरवाला चाहेगा और क्या घरवाली। घरवाली भी भगवान की कृपा से अच्छी ही मिली थी। घर के हर काम में चौकस, बच्चों को ऐसी तालीम दी थी कि जी खुश हो जाता था। रसोईया मौजूद था, मगर कभी खाना बनाना पड़ता तो ऐसा स्वाद बनाती कि उंगलियां चाटते रह जाओ। मेरे दोस्त तो आए दिन तकाजा करते, खाने पर आते और वाह वाह करते जाते। भगवान जाने करेले जैसी कड़वी चीज इतनी उम्दा बनाती थी कि रोज करेला खाने को ही मन करे। घर को आईना बनाकर रखती, हर चीज से सलीका टपकता था। बस एक कमी थी, कमी तो नहीं बल्कि ज्यादती कहना चाहिए। बस एक ज्यादती थी, वो ये कि इन्हें जरा ज्यादा बोलने की आदत थी। कभी कभी मैं सोचा करता हूं कि दिन भर यानी जितनी देर मैं दफ्तर में रहता हूं इनका कैसे मन लगता हो। गालिबन पड़ोसनों को निहाल करती होंगी, क्योंकि जितनी देर मैं घर में रहता हूं वो बराबर बोलती रहती हैं। वो बातें जिनका सर न पैर, न मुझे उनसे कुछ लेना न देना। बुरा खास तौर पर जब लगता जब मैं दफ्तर का काम लेकर बैठता या चिट्ठी चपाती करता। मगर बताइए कि जहां लिखते पढ़ते कान पर अखंड भाषण होता रहे वहां भला कोई क्या पढ़ेगा और क्या लिखेगा। एक आध बार मैंने टोका, ईश्वर जरा काम कर रहा हूं, मुझे एकांत चाहिए, तो बस नाखुश हो जाती है कि बस मेरा बोलना ही बुरा लगता है। दिन भर दफ्तर में रहते हैं, घर आए तो बजाय इसके कि बाल बच्चों से हंसे बोले बस फाइल मोटे मोटे ले बैठते हैं। आखिर हमारे लिए भी तो कुछ वक्त निकालना चाहिए। बस रूहासी सी हो जाती है। मैं कहता रह जाता हूं कि भाई सुनो तो, मगर वो उसी रफ्तार से बोलती कमरे से बाहर चली जाती है। तंग आकर मैं भी फाइल बंद कर देता हूं। रसोई से उनके बोलने की आवाज सुनकर उधर का रुख करता हूं। मालूम होता है कि नौका तो शायद किसी काम से बाजार भेजा हुआ है और मुझसे जो शिकायत करती कमरे से निकली थी वो बराबर जारी है। बताइए अकेले में कौन इनकी सुन रहा है। हाँ, दिल की भिड़ास निकल जाती होगी। कुछ बराबर वालों यार दोस्तों से जिक्र किया कि भाई तुम क्या करते हो। कहने लगे गलती सरासर तुम्हारी है। भला क्यों जनाब दफ्तर की फाइल आप घर ले जाते हैं? क्यों घर पर पढ़ने लिखने का प्रोग्राम बना रखा है? मियां घर पहुंचो, बाल बच्चों के साथ चाय नाश्ता करो, हंसो बोलो। भगवान की कृपा है तुम्हारे पास मोटर है, न सही बच्चों को बिठाकर इंडिया गेट तक ही घुमा लाओ, या ये भी न सही घर बैठे हो ताश खेलो, रेडियो सुनो, टेलीविजन देखो। भाई ठीक है,
औरतों को तो ज्यादा बोलने की आदत होती ही है, तो क्या कोई कपड़े फाड़कर घर छोड़कर भाग जाएगा? अरे भाई, मियां बीवी में तो कहा सुनी तक भी हो जाती है। ये तो घरेलू जिंदगी का एक जरूरी सा हिस्सा है। मैंने कहा, ये तो ठीक कहते हो, मगर यहां मुश्किल ये है कि वन वे ट्रैफिक है। कहा उधर से होती है और सुनी इधर से। कहने लगे, तू तो बुद्धू है। मगर साहब, यहां ये भी न हो सका। ताश खेलने बैठे हैं तो ताश में तो ध्यान नहीं, और शिकायत ये हो रही है कि गंगाराम, यही रसोई हमारा, बिल्कुल मन का है। मन होगा तो अच्छा खाना बना देगा, वरना सुबह देखा आलू की सब्जी में ढेरों प्याज डाल दी और हल्दी और धनिया मनो झोंक दिया। इसके बाद जो प्याज की बुराइयां और अदरक की तारीफें शुरू हुई हैं तो 2 बार तो जनाब झोंका फेंक दिया, और हुक्म के दहले और गुलाम के साथ पान की बेगम लगाकर हमें डिक्लेयर कर दी, और बराबर यही कहे जा रही हैं कि अगर दोनों वक्त कम प्याज की सब्जियां खाया करो और अदरक ज्यादा इस्तेमाल किया करो तो जनाब ये विन की जो शिकायत करते रहते हैं 2 दिन में रफू चक्कर हो जाए। सहगल साहब की बहू की टांगों में दर्द रहता था, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, मगर क्या जाने आजकल के डॉक्टर। मैंने कहा कि नींबू के रस में अदरक का लच्छा काट कर रख लो और दोनों वक्त खाने के साथ जितना रुचे खा लिया करो। जनाब वो दिन है और आज का दिन है। कसम खाकर कहती हैं कि टांगों का दर्द ऐसा गायब हुआ है जैसे गधे के सिर से सींग। मैं तो आपसे भी यही कहती हूँ, इतना मिर्च मसाला तो उल्टा नुकसान करता है। जरा देखो तो 2 दिन बगैर प्याज की सब्जी खा के खाना जल्दी हजम होगा और पेट का भारीपन और डकारें सब खत्म हो जाएंगी। अब बताइए, कौन सा पति ऐसा होगा जिसे इन बातों से उलझन न हो? ताश तो खैर गई भाव में। मैंने कहा, मेम साहब, ना तो मैं खाना बनाता हूं, ना ही मैंने गंगाराम से कहा है कि ढेरों प्याज और मनो हल्दी और धनिया सब्जी में डाला करे, और ना ही मैंने कभी अदरक खाने से इंकार किया। जो तैयार करा देती हो वो हंसी खुशी खा लेता हूं। मुझसे ये बातें कहने से क्या फायदा? बस जनाब फूट पड़ी, फौरन आंसू हाजिर, और ये कि बस मेरा बोलना ही बुरा लगता है, और बुड़बुड़ाती हुई कमरे से बाहर।